स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 4 खनिज और धातु समझेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने समझे थे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, जिसमें हमने धातु और अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया और अम्लों के साथ अभिक्रिया को डिटेल में समझा था। अब हम समझेंगे उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? तो बच्चों, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उपधातु। ठीक है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सब उपधातु कहलाते हैं क्योंकि उनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धातु और अधातुओं में अंतर। तो बच्चों, जब भौतिक अवस्था की बात करते हैं धातु और अधातुओं में, तो धातु पाई जाती है ठोस अवस्था में और अधातु पाए जाते हैं द्रव या गैस अवस्था में। केवल एक कार्बन ऐसा होता है धातुओं में जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये उसी के बेसिस पर है जो हमने लास्ट वीडियोस में समझा था, बट इसको यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धातु चमकदार होती हैं जबकि अधातु चमकदार नहीं होती। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इसका पॉइंट, घनत्व और गलनांक। तो इनका घनत्व और गलनांक अधिक होता है सोडियम को छोड़ करके, और इनका कम होता है। ऊष्मा और विद्युत के प्रति धातु सुचालक होते हैं जबकि अधातु कुचालक होते हैं। धातु बहुत ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, और जबकि अधातु आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होते, यानी कि भंगुर और तन्यता विहीन कहे जा सकते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु सामान्य ताप पर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं जबकि अधातु सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करते। अब हम समझेंगे धातुओं का औद्योगिक और घरेलू उपयोग। तो बच्चों, धातुओं का औद्योगिक उपकरण बनाने में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, और दैनिक जीवन में उपयोग की बहुत सारी वस्तुओं को बनाने में भी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हवाई जहाज, वाहन, रेलगाड़ियां, ये सब बनाने में धातुओं का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होता है, और इनमें लोहा सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु है। और छोटी सी वस्तु से लेकर के बहुत भारी उपकरण तक ये सभी वस्तुएं धातुओं से बनाई जाती हैं। एल्यूमिनियम भी एक प्रकार का काफी ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला धातु है। इसका प्रयोग घरेलू बर्तनों को बनाने में किया जाता है। धातु क्योंकि ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसीलिए उनका प्रयोग बर्तन और बॉयलर बनाने में किया जाता है। तांबा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, इसीलिए तांबे का जो उपयोग है वो विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। हालांकि आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम के तारों का ही प्रयोग किया जाने लगा है। सोने और चांदी का उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने के लिए। इसका एक मेन कारण यह है कि सोना और चांदी ये दोनों बहुत ही सॉफ्ट धातु होती हैं, मतलब काफी ज्यादा आघात वर्धनीय होती हैं। ठीक है, तो इनकी बहुत ही पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, तो जिस कारण इनका उपयोग मिठाइयों और चॉकलेट्स की पैकिंग करने में किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं का संक्षारण। तो बच्चों, चित्र को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि धातु का संक्षारण किसको कहा जाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि किसी भी धातु जैसे कि लोहा या एल्यूमिनियम, मेनली इन धातुओं पर ही जंग लगता है, इनके ऊपर यदि इनको कुछ समय के लिए वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो इनके ऊपर कुछ लाल या फिर ब्राउन कलर की परत जमनी शुरू हो जाती है, और यह परत कुछ समय के बाद उतरने लगती है, जिसे कहते हैं धातु का नष्ट होना। ठीक है, क्योंकि उससे धातु खराब हो चुकी होती है, तो इसे कहते हैं धातु का नष्ट होना या फिर धातु का संक्षारित हो जाना। इसमें होता यह है कि लोहे पर भूरी परत जो होती है वो आयरन ऑक्साइड बनने के कारण बनती है। इससे धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होने लगती है, और इसी प्रकार से एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जमने लगती है, जिससे उसकी धात्विक चमक भी नष्ट हो जाती है। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे कि धातुओं का संक्षारण क्यों होता है। इसमें 3 टेस्ट ट्यूब्स ली गई। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब्स में यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं हमारे पास है वाटर। दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया गया बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, ऑक्सीजन विहीन जल, और तीसरी टेस्ट ट्यूब में लिया गया कैल्शियम क्लोराइड। और इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में डाली गई हैं आयरन की कीलें। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्योंकि सिंपल वाटर है तो यहाँ पर नमी
और ऑक्सीजन दोनों है। सेकंड टेस्ट ट्यूब में है बॉइल्ड वाटर, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये वायु से नमी को अवशोषित करता है। तो इसमें नमी की कमी है, यहाँ पर नमी की कमी है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। और इसमें नमी और ऑक्सीजन दोनों है। उसके बाद इनको कुछ दिनों के लिए बंद करके रखा गया, ठीक है। तो बंद करके रखने के बाद जब 4-5 दिन के बाद इनको देखा तो क्या देखा कि फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में जिसमें लोहे की कीलें डली हुई हैं उसमें जंग लगा हुआ था। सेकंड वाली और थर्ड इनमें जंग नहीं लगा हुआ। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में दोनों है। सेकंड में किसकी कमी थी, ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से यहाँ पर जंग नहीं लगा है। और थर्ड में नमी की कमी थी, तो इसीलिए यहाँ पर भी जंग नहीं लगा। और यहाँ पर जंग लगा हुआ है, इट मीन्स ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति में ही जंग लगता है। तांबे के बर्तन पर आपने देखा होगा हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, ठीक है। और सिमिलरली चांदी के ऊपर चढ़ती है काले रंग की परत, सिल्वर सल्फाइड की परत। तो इनका भी संक्षारण हो जाता है। जबकि बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें जंग नहीं लगता, मतलब जिनका नेचुरली संक्षारण होता ही नहीं है। अब हम समझेंगे धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है पेंट का लेप चढ़ा करके। तो आपने देखा होगा कि हम घरों में भी जब धातुओं को रखते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनके ऊपर पेंट कर लेते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है कि उनको जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है। तो पेंट करना एक कारण है जंग से बचाने का। सेकंड पॉइंट आता है ग्रीस लगा करके। तो बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जिनके ऊपर जब ग्रीस लगा दिया जाता है तो उनमें जंग नहीं लगता। जैसे कि औजार जितने भी होते हैं, जैसे चाकू और कैंची, ये सब इन पर ग्रीस लगा करके रखा जाता है। थर्ड प्रोसेस आता है गैल्वनीकरण। तो बच्चों, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या लोहे से बने हुए अन्य सामान को पिघले हुए जस्ते में डुबो दिया जाता है, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वनीकरण कहा जाता है, क्योंकि जस्ता एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगता, ठीक है। तो आपने देखा होगा घरों की छतें बनाने के लिए जब हम लोहा प्रयोग करते हैं या फिर बाल्टियां या ड्रम आदि जो बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं घर में, उन सबको संक्षारण से बचाने के लिए पहले गैल्वनीकरण के प्रोसेस से निकाला जाता है, उसके बाद ही उनको मार्केट में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत लेपन, जिसमें विद्युत के माध्यम से दूसरी धातु, ऐसी धातु जैसे क्रोमियम, निकिल या टिन, जिन पर जंग नहीं लगता, उन धातुओं का एक तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। तो उससे भी धातु को जंग लगने से या संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट, मिश्र धातु बना करके। बच्चों, क्या होता है कई बार एक धातु में जब दूसरी धातु मिला ली जाए या फिर एक धातु में दूसरी अधातु मिला ली जाए तो वो ज़्यादा कठोर, ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है धातु को लंबे समय तक चलाने का, यानी कि संक्षारण से बचाए रखने का, ठीक है। तो जैसे स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहा और कार्बन का मिश्र रूप होता है, जिससे इसमें आसानी से जंग नहीं लगता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिश्र धातु, कि मिश्र धातु बनाई कैसे जाती है। तो मिश्र धातु बच्चों यहाँ देखो कि दो या दो से अधिक धातुओं को बिल्कुल समांगी मिश्रण, समांगी मीन्स बिल्कुल एक जैसा मिश्रण बनाया जाता है। और एक जैसा मिश्रण बनाने के लिए उसको पिघलाया जाना ही सबसे अच्छा उपाय है। तो पिघलाने के बाद उनको मिला लिया जाता है, तो इससे मिश्र धातु प्राप्त हो जाती है। और जो भी मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है, क्योंकि कई बार कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि प्योर फॉर्म में इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती, उनके अंदर वो सारे गुण नहीं होते जो कि एक मिश्र धातु बनाने के बाद उनमें आ सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमारे पास है पीतल और क्या है हमारे पास कांसा, ठीक है। तो पीतल और कांसा ये ऐसी धातु हैं जो खुद में एक प्योर धातु नहीं है, बल्कि इनको कुछ अन्य धातुओं के मिश्रण के तौर पर तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे पीतल है उसको तांबा और जस्ता मिला करके तैयार किया जाता है, और कांसा जो होता है वो तांबा और टिन मिला करके तैयार किया जाता है। बच्चों, पीतल से बनते हैं बर्तन, तार और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
और घर के डेकोरेशन की बहुत सारी वस्तुएं पीतल से बनाई जाती हैं, जबकि कांसे से सिक्का और जो मेडल्स मिलते हैं वो भी कांसे से बनाए जाते हैं, और बहुत सारे आभूषण भी कांसे से बनाए जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बर्तन है वो पीतल से बना हुआ है, तो ये इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिश्र धातुओं के विशिष्ट गुण। ठीक है बच्चों जो सोना होता है ना, उसको शुद्ध रूप में किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट और इतना मुलायम होता है कि उसको किसी भी आकार में नहीं ढाला जा सकता। ठीक है, वो स्टेबल नहीं रहता। तो इसलिए सोने के जो आभूषण बनाए जाते हैं ना, तो आभूषण बनाने से पहले सोने में थोड़ा सा कॉपर मिलाया जाता है, जिसके बाद वो आभूषण आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, मिश्र धातु जो होती है वो वायु और नमी के कारण क्षरण भी नहीं होती, मतलब वो उसमें संक्षारण नहीं होता, तो वो और ज्यादा स्टेबल रहती है। लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील मिलता है। देखो यहाँ पर ये जो स्टील आप देख रहे हैं स्टेनलेस, ये कैसे बनाया गया है, लोहे में क्रोमियम मिला करके बनाया गया है। ऐसा करने पर क्या होता है कि इसमें जंग नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट है पिग आयरन। तो बच्चों वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा, जिसे कच्चा लोहा या ढलवा लोहा भी कहते हैं, उसको पिग आयरन भी कहा जाता है। इसमें 93% लोहा, 4 to 5% कार्बन और बाकी की मात्रा में सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन की अशुद्धियां मिलती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक भी बहुत कम होता है। ठीक है, और इसका उपयोग किया जाता है स्टोरेज टंकी बनाने में, पाइप बनाने में, और बाथरूम टब बनाने में, और डस्टबिन आदि बनाने में। अब हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, इस्पात। तो बच्चों इस्पात क्या होता है, यह लोहे का ही एक दूसरा रूप होता है। इसमें जो आयरन होता है, लोहा जो होता है, इसमें 98.8% से लेकर के 99.8% तक होता है, और कार्बन इसमें होता है 0.25% से लेकर के 1.5% तक, और बाकी की मात्रा में इसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं। इसका उपयोग किया जाता है मोटर, गाड़ी और नट बोल्ट आदि बनाने में। ठीक है, तो जो पिग आयरन है और इस्पात, ये एक प्रकार की दोनों मिश्र धातु ही कहलाती है।